Welcome back, dear students. Welcome to this another useful tutorial regarding the chemistry. So, students, we are preparing for the master cadet as well as NEET IIT, equally important. तो आज हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ द यूनिट नंबर 9 फ्रॉम NCERT ऑफ 12th केमिस्ट्री, डेट इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो हियर वी गो थ्रू फर्स्ट क्वेश्चन. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री. तो इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ से रिवील हो जाती है. सो इन द प्रीवियस यूनिट की अगर बात करें तो आपको ट्रांजिशन मेटल डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में करवा दिया है. और मेटल आइन जो है बॉन्डेड विद द अनाइन मेटल आइन होता है जो ट्रांजिशन मेटल का डी ब्लॉक का उसके राउंड जुड़े होते हैं, उसको लाइगेंड कहते हैं. इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी जो कंपाउंड है इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम देते हैं, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं. यानी इसमें एक के साथ बॉन्ड एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, डेट इज़ डेटिव कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है. तो इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. The new concept of chemical bonding and molecular structure have been provided inside two functional provided insights into the functioning of these compound as well as vital component in biological system. तो जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है, उसको बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस इन कंपाउंड की हमें रिवील हुई है. जैसे हम क्लोरोफिल की बात करें, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, तो इनकी सिग्निफिकेंस है. जैसे कोबाल्ट की, मैग्नीशियम की बात करें तो ये काफ़ी बायो लिविंग में मिल जाते हैं. फर्स्ट यहाँ पे बर्नर थ्योरी आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की. आई हैव ऑलरेडी डन इट ऑन माय ट्यूटोरियल. दिस इज़ फॉर रिवीजन सेक, यू कैन सी दैट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक. और जो अल्फ्रेड बर्नर थे 1866 से 1919 तक थे, स्विस के केमिस्ट थे. उन्होंने फार्मूलेट किए थे आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उन्होंने प्रिपेयर किया था एंड कैरेक्टराइज लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड स्टडीज़ देयर फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर. उसने काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टडी किए और उसका फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर भी देखा था बाय सिंपल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. तो जो बार्नर थे उन्होंने प्रपोज किया था कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी फॉर मेटल आइन. जो मेटल आइन है ट्रांजिशन मेटल है, उसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर काम किया था. जो बाइनरी कंपाउंड जैसे दो होते हैं जिसमें जैसे क्रोमियम डाइक्लोराइड है, ट्राइक्लोराइड है, कोबाल्ट है, लेड है, दो चीज़ें हैं इसमें. इनकी जो वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी 3 2 है, यानी इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है. In the series of compound of cobalt 3 chloride with ammonia, it was found some of the chloride ion could be precipitated as cellular chloride on adding excess silver nitrate solution in cold, but some remained in solution. तो उसको उन्होंने कहा था भी हम क्लोराइड आयन जो है इसको प्रेसिपिटेट भी कर सकते हैं. तो ये जितने उसके साथ कंबाइन कर रहे हैं इसको प्राइमरी वैलेंसी का नाम दिया था. तो जैसे यहाँ पे उसने स्टडी किया इसके हिसाब से देखा था, जो मैं थ्योरी में भी करवा चुका हूँ. जैसे कोबाल्ट का ट्राइक्लोराइड है, इसका अमोनिया से इस जेलो 3 मोल इसके साथ लगे हैं, इसके लिए 2 मोल, इसके लिए 1 मोल, इसके लिए 1 मोल. तो इससे हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है डैट इज़ रिजल्ट ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट इन द सोल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ़ द 6 ग्रुप इन ऑल आइदर क्लोराइड आइन और अमोनियम मोलिक्यूल और बोथ रिमेन बॉन्डेड टू कोबाल्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन. एंड टाइप 2 द कंपाउंड आर फॉर्मुलेटेड एज शोन इन टेबल में दिखाया हुआ है. बेयर द एटम विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म द सिंगल एंटिटी विच डज नॉट डिसोशिएट अंडर द रिएक्शन. बर्नर ने इसको क्या कहा था, सेकेंडरी वैलेंसी फॉर द नंबर ऑफ ग्रुप बॉन्डेड डायरेक्टली टू द मेटल लाइन. इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल द सेकेंडरी वैलेंसी जो है 6 है. तो कहने का क्या मीनिंग है, इसकी रिएक्शन करवाई, फिर जो रिज़ल्ट आए थे इसका जो कलर 3 क्लोराइड है, येलो है, पर्पल है, ग्रीन है, वायलेट है, यानी कितने इसके साथ बाइंड हुए हैं डायरेक्टली सेंटर के साथ, उसकी इसने सेकेंडरी वैलेंसी को कहा है. सो यहाँ से आपको पता चल गया होगा. और इसकी कनेक्टिविटी की रेशो भी है. जो कोबाल्ट कम्प्लेक्स बना है जैसे कोबाल्ट हेक्सा अमोनियम है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, सिर्फ क्लोराइड आयन ही कंडक्ट करेंगे. तो नोट डैट द लास्ट टू कंपाउंड जो हैं इस टेबल में हैव आइडेंटिकल एम्पिरिकल फार्मूला. इसका एम्पिरिकली 1:1 रेशो आ रही है.
कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड 4 अमोनियम है। व्हाट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है, सच कंपाउंड आर टर्म्ड एज आइसोमर। ये फार्मूला सेम है बट इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसको आइसोमर कहते हैं। बर्नर ने 1898 में प्रोफंडेड हिज थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इस ऑब्जर्वेशन से उसने इसको काफ़ी एलेबोरेटेड वे में बताया था, और इसके पोस्टुलेट हैं थ्योरी के, देख लीजिए जहाँ से। फर्स्ट इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो मेटल है शो 2 टाइप ऑफ लिंकेज, 2 तरह की वैलेंसी बताती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन से पता चल जाती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयोनाइजेबल है एंड सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन। सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द फिक्स मेटल फॉर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, फिक्स रहती है। आयन ग्रुप bonded by secondary linkage to the metal ion have characteristic spatial arrangement corresponding to the different coordination number। coordination number जैसे जैसे चेंज होता है स्पेटियल अरेंजमेंट के ऊपर भी इफेक्ट होता है। जो मॉडर्न फार्मूलेशन है सच स्पेटियल अरेंजमेंट, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। द स्पीसी विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कम्प्लेक्स, एंड द आइन आउटसाइड इट इज़ कॉल्ड द कॉन्ट्राइन। यानी ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स कहेंगे, एंटिटी जो ब्रैकेट में जो बाहर में है वो क्या है, इसका कॉन्ट्राइन है। फर्दर उसने पोस्टुलेट किया था ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आर मोर कॉमन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल के जैसे ये दिखे हुए हैं, इनकी ज्योमेट्री जो ऑक्टाहेड्रल है, बाई ये जो है इनकी टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर है। यानी इसने इसका वैलेंसी के ऊपर भी काम किया, ज्योमेट्री के ऊपर भी काम किया था। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है, तो असाइन द सेकेंडरी वैलेंसी, इसकी देखिए, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी नंबर 1, चारों दिए हुए हैं, पांचों की सेकेंडरी वैलेंसी देखिए क्या आती है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। इसमें कितने लगे हैं, 4 आ गई इसकी 6 आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 4 आ गई, इसकी 2 आ गई। तो ऐसे आप इसको इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट ऑफ ए कम्प्लेक्स, बोथ द डबल साल्ट एल्वेज जो कम्प्लेक्स है फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टिक्योमेट्रिक रेशो। डबल साल्ट या कम्प्लेक्स हैं एक रेशो में बनते हैं, हो एवर दे डिफ़र इन फैक्ट द डबल साल्ट, जैसे कार्नेलाइट है, ये फार्मूला है, मोहर साल्ट का फार्मूला है, पोटाश आलम का फार्मूला है। डेसोशिएट इनटू सिंपल आइन कम्प्लीटली व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं डेसोशिएट हो जाते हैं। होएवर जो कम्प्लेक्स हैं जैसे आयरन का साइनाइड के साथ है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड है, ये डेसोशिएट नहीं होंगे इस आयन में, तो ये इसमें डिफरेंस होता है। बार्नर की इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए। 12 दिसंबर 1866 में हुए थे। बलखौस स्मॉल कम्युनिटी इन द फ्रांस प्रोविंस ऑफ एस्लेस एंड स्टडी, जो केमिस्ट्री की इन्होंने कैशल जर्मनी में की थी। और यूरिच कंटिन्यूड स्विट्ज़रलैंड में वेयर हिज डॉक्टरेट थीसिस 1890 में। उसने प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस बेसिस ऑफ आइसोमरिज्म। फिर उन्होंने हाफ थ्योरी को टेट्राहेड्रल कार्बन एटम मॉडिफाई फॉर नाइट्रोजन। बर्नर शो द ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड, ये भी बताया था। एज ऑफ 29 जो वो प्रोफेसर बन गया था एथेनिस्ट इन यूरिच इन 1895। अल्फ्रेड बर्नर वाज अ केमिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट भी थे। His accomplishments included the development of theory of coordination compound and this theory जो बर्नर की थी, जो revolutionary idea था, how the atom and molecule are linked together and was formulated in span of only 3 years from 1890 to 1893। The remainder of his career was spent gathering experimental support required to validate the idea। फिर उसने इसके ऊपर भी काम किया था, तो ये काफ़ी इनका contributions हैं। फिर इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफिनेशंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, द कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट ए सेंट्रल मेटल आइन और द आइन बॉन्डेड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आइन और मॉलिक्यूल, जो बॉन्ड है जैसे ये दिखाया हुआ है। इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी में देखें कोबाल्ट जो है सराउंडेड बाय 3 अमोनियम एंड 3 क्लोराइड, जितने हैं उसको आइडेंटिटी कह देंगे। सेंटर एटम जो है जो कम्प्लेक्स जिसके साथ बनता है ट्रांजिशन मेटल है, जैसे निकल है, आयरन है, कोबाल्ट है, ये सारे सेंट्रल मेटल हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, लुईस एसिड।
लाइगेंड जो है जो इसके साथ एसोसिएट होते हैं उसको लाइगेंड का नाम देते हैं। व्हेनेवर द लाइगेंड इज बॉन्डेड टू द मेटल आयन थ्रू ए सिंगल डोनर एटम एज क्लोराइड, वाटर, अमोनिया, इसको हम कहते हैं यूनिडेंटेट। अगर दो के साथ जाएगा डाइडेंटेट। जैसे यहाँ देख लीजिए जो दो कंबाइन कर रहे हैं इसको डाइडेंटेट कहेंगे, और ज़्यादा कंबाइन कर रहे हैं जो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं 3 बार कर रहा है इसको पॉलीडेंटेट। इथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA जो है इंपॉर्टेंट है, हेक्साडेंटेट है एंड इट कैन बॉन्ड टू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम टू सेंटर मेटल, तो इसलिए ये हेक्साडेंटेड है। उसके बाद बेन डाई और पॉली लाइगेंड यूजेस इट्स मोर 2 और मोर डोनर एटम साइमल्टेनियस टू बाइंड टू सिंगल मेटल आयन, इसको हम चिलेट कहते हैं। यानी जब वाई और पॉलीडेंटेट लाइगेंड जो है यूज़ करता है अपने 2 और उसके ज़्यादा डोनर एटम बाइंड कर जाते हैं सिंगल मेटल आयन से, उसको चिलेट कहते हैं। नंबर ऑफ सच लाइगेंटिंग ग्रुप इसको कहते हैं चिलेटिंग ग्रुप। तो कितने हैं इसको इसकी डेंटिसिटी कहते हैं। सच कम्प्लेक्स इसको कहते हैं चिलेट कम्प्लेक्स एंड दे आर मोर स्टेबल देन सिमिलर कम्प्लेक्स कंटेनिंग यूनिडेंटेट लाइगेंड। तो लाइगेंड विच हैज़ 2 डिफरेंट डोनर एटम एंड आइदर ऑफ 2 लाइगेंड इन कम्प्लेक्स इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट, यानी जिसके डिफरेंट 2 लाइगेंड होते हैं इसको एम्बीडेंटेट कहते हैं, किसी भी एटम के साथ बाइंड कर जाते हैं। जैसे NO2 नेगेटिव SCN थायोसाइनाइड है, ये जो है कैन कोऑर्डिनेट आयरन थ्रू नाइट्रोजन और थ्रू ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू भी, इसको MB कहेंगे। सिमिलरली थायोसाइनाइड आयन कैन कोऑर्डिनेट थ्रू सल्फर और नाइट्रोजन। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ये इस तरह ये है बॉन्डिंग दिखाई हुई है, ये थायोसाइनाइड में यहाँ सल्फ़र से हो रही है, यहाँ नाइट्रोजन में हो रही है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर जो है जैसे CN ऑफ मेटल आयन, इसको CN कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को। इन ए कम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइगेंड डोनर एटम टू विच ए मेटल इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड, कितने के साथ बाइंडेड है। जैसे ये कम्प्लेक्स है, ये दिए हुए हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसमें प्लाटिनम और निकल का 6 है, 6 बॉन्ड है, इसके साथ भी 6 बॉन्ड है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसके साथ 4 है, इसके साथ 6 है। सिमिलरली जो कम्प्लेक्स ये दिया हुआ है और ये दिया है कोऑर्डिनेशन, इसमें आयरन एंड कोबाल्ट में 6 है, और इसमें जो देख सकते हैं ये डाइडेंटेट लाइगेंड है। तो कितने लाइगेंड बाइंड करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आता है इम्पोर्टेंट टू नोट डैट द कोऑर्डिनेशन जो नंबर है किसी सेंटर एटम का कैन बी डिटरमिन्ड बाय नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लाइगेंड विद द सेंट्रल एटम। पाई बॉन्ड इफ फॉर्म्ड द लाइगेंड एंड द सेंट्रल मेटल आर नॉट काउंटेड इन दिस पर्पस। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेंट्रल एटम आइन और द लाइगेंड अटैच टू इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। द आयोनाइजेबल ग्रुप आर रिटन आउटसाइड, जो आयोनाइजेशन कर लेते हैं वो बाहर लिखते हैं, जो अंदर है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन द spatial arrangement of ligand which directly attached to the central metal and find the coordination polyhedron about the center atom। spatially कैसे अरेंज है। द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन इसमें आ जाते हैं ऑक्टा, स्क्वायर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, कोबाल्ट का हेक्सा अमोनिया है, ऑक्टाहेड्रल है, ये 4 कार्बोनाइल है, ये है आपका टेट्रा, ये प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड स्क्वायर प्लेनर है, इसको दिखाया हुआ है। ये ऑक्टाहेड्रल आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्टा बन जाएगा ऐसे। ये टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर बने हैं, स्क्वायर प्लेनर, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर एटम। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इट इज़ द चार्ज कितना है उसके ऊपर। इफ़ ऑल द लाइगेंड आर रिमूव्ड अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर डेट आर शेयर्ड विद द सेंटर एटम, द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय रोमन पैरेंथेसिस फॉलोड बाय नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसका अपना होता है। जैसे यहाँ देखें कॉपर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे प्लस वन दिखाया हुआ है। होमोप्लिटिक और हेट्रोलेप्टिक, होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स क्या होते हैं,
इन विच द मेटल इज़ बॉन्डेड ओनली वन काइंड ऑफ डोनर। एक तरह के डोनर से जब बाइंडेड है तो उसको होमोलिप्टिक कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा है तो वो होगा हेटेरो। जहाँ सिर्फ अमोनिया के साथ बॉन्डेड है इसको कहते हैं होमोलिप्टिक, इसको कहते हैं हेटेरोलिप्टिक। नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नॉमेनक्लेचर जो है इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, बिकॉज ऑफ नीड टू गिव द अम्बिगियस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द फार्मूला। एक यूनिक मेथड चाहिए। द फार्मूला एंड नेम अडॉप्टेड फॉर कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन बाय IUPAC। उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही ये काम होता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देख सकते हो इसका जो फार्मूला ऑफ द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ है। फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज़ shorthand tool used to provide the basic information about the constitution of the compound in the concise and convenient manner। तो जो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंटिटी है कंटेन ए सिंगल सेंट्रल मेटल आइटम है। इसके रूल क्या हैं? तो सेंट्रल जो मेटल लाइन है इसको पहले लिस्ट करेंगे, लाइगेंड जो है इसको बाद में लिस्ट करेंगे इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। प्लेसमेंट ऑफ द लाइगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। चार्ज के ऊपर नहीं देखेंगे, अल्फ़ाबेटिक देखेंगे। जो पॉलीडेंटेड लाइगेंड हैं आर आल्सो लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली। इन केस ऑफ द एब्रीवेटेड लाइगेंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द एब्रीवेशन इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ लाइगेंड इन अल्फ़ाबेटिक। फार्मूला ऑफ द इंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर द चार्ज और नॉट इज़ इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। व्हेन द लाइगेंड आर पॉलीएटॉमिक देयर फार्मूला आर इनक्लोज इन पैरेंथेसिस। Ligand abbreviation are also enclosed in parentheses. So there should be no space between the ligand and center atom. When the formula of the charge coordination entity is written without that the contrain, the charge is indicated outside the bracket by the superscript के ऊपर। जैसे देखा गया है जी, तो ये है आपके पास कोबाल्ट हेक्सासाइनाइड 3 नेगेटिव है, जो क्रोमियम है पानी हेक्सा वाटर के साथ 3 पॉजिटिव है। चार्ज ऑफ द कैटाइन जो है इज़ बैलेंस्ड बाय चार्ज ऑफ अनाइन। नेमिंग द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले कैटाइन इज़ नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज। लाइगेंड आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। द प्रोसीजर इज़ रिवर्स फॉर राइटिंग फार्मूला। द नेम ऑफ द अनाइनिक लाइगेंड जो हैं एंड इन O। दोज ऑफ द न्यूट्रल और कैटाइनिक जो है लाइगेंड जो अगर आपका अनाइनिक है लाइगेंड का उसके एंड में O आएगा। तो जो न्यूट्रल और कैटाइनिक लाइगेंड है सेम एक्सेप्ट एक्वा फॉर वाटर, उसको सेम ही रहने देते हैं। वाटर एंड अमाइनो, अमाइन के लिए अमोनिया है, कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल ऐसे लिखते हैं, बाकी सेम ही है। वाइल राइटिंग द फार्मूला कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर इनक्लोज इन ब्रैकेट। प्रीफिक्स जैसे मोनो, डाई, ट्राई आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लाइगेंड, कितने जुड़े हैं उसके हिसाब से लिखेंगे। When the name of the ligand include numerical prefix then the term bis tris जो numerically लिखा हुआ है उसको यहाँ यूज़ किया जाता है। The ligand to which they refer being placed in parentheses, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसको हम क्या लिखेंगे? डाइक्लोरो है, ये क्लोराइडो नेगेटिव है ना, वो आ गया। बिस ये बाहर में आ गया, इसके अंदर एक और बना हुआ है, इसको क्या कहेंगे? ट्राईफिनाइल फास्फीन। फिनाइल है, फास्फीन है और निकल 3 है, तो ऐसे हम लिखेंगे बाहर। यानी अगर वो ब्रैकेट के अंदर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो उसको हम बिस ट्रिस कहेंगे। प्रीफिक्स जो है मोनो, डाई, ट्राई आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल लाइगेंड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। व्हेन द नेम ऑफ लाइगेंड इनक्लूड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देन द टर्म बिस ट्रिस। देखते हैं जो मैंने बता दिया। ऑक्सीडेशन जो है सेंटर मैटर का इन कैटाइन एंड आयन और न्यूट्रल जो है इंडिकेटेड बाय नॉर्मल लेटर से। इधर कम्प्लेक्स जो है कैटाइन है। द मेटल इज़ नेम्ड सेम एलिमेंट, जैसे कोबाल्ट है इसलिए इसको कोबाल्ट कहेंगे, प्लाटिनम को प्लाटिनम। अगर वो अनाइन है तो नेम जो इसका आ जाएगा 8 से। जैसे यहाँ ये आपका कोबाल्ट आ गया, अनाइन है, इसको हमें ये कोबाल्टेट ये आपने याद रखना है। फॉर मेटल द लैटिन नेम आर यूज, इसको देने के लिए। जैसे आयरन को फेरेट, यानी नेगेटिव है तो उसके 8 वर्ड आ जाएगा, और उसका जो लाइगेंड नेगेटिव जुड़ा तो उसको O के साथ लिखेंगे, बाकी सिमिलर नेम चलेंगे। आई होप आपको ये सारे रूल एंड रेगुलेशन समझ आ गए होंगे। द न्यूट्रल कम्प्लेक्स जो है इसको सेम ही नेम चला जाता है। जैसे ये हमारे पास फार्मूला है, इसका नेम हमने लिखना है
तो हम कैसे लिखेंगे इसको, पहले इसको अल्फ़ाबेटिकली अमाइनो आता है, 3 है जाएगा ट्राई अमाइन, फिर आ गया ट्राई एक्वा पानी, क्रोमियम 3 क्लोराइड। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, कम्प्लेक्स जो है आइन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट विच इज़ कटाइन, ठीक है। द अमाइन लाइगेंड नेम बिफोर द एक्वा, उसके लिए अल्फ़ाबेटिकली चलता है। सिंस देयर आर द 3 क्लोराइड आइन इन द कंपाउंड, द आइन जो कम्प्लेक्स का जो चार्ज है 3 होना चाहिए। द कंपाउंड इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है फ्रॉम द चार्ज ऑन द कम्प्लेक्स आइन एंड द चार्ज ऑन द लाइगेंड, सो वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कर सकते हैं। इन दिस एग्जाम्पल ऑल द लाइगेंड आर न्यूट्रल, सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम मस्ट बी 3। तो क्लोराइड के ऊपर 3 नेगेटिव आ गए ना, अमोनिया के ऊपर भी चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर भी, तो इसका 0 से इक्वेट करके इसका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो एग्जांपल है इसमें ट्रिस है, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर पहले 3 चीज़ें लगी हुई हैं ट्रिस। इसको पहले करेंगे, हमारे पास है इथेन बॉन्ड 2 डाइअमाइन, फिर आ गया कोबाल्ट 3 सल्फेट। ये भी ऐसे देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो। ये थोड़ा आपके लिए प्रैक्टिकल वर्क्स है, ये समझने के लिए है। नेम से फार्मूला भी लिख सकते हो, फार्मूला से आईयूपीए का नेम भी लिख सकते हो, दोनों तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आने के काफ़ी चांसेस, आई होप आपको ये आता ही है और आपने इसको रिवाइज़ कर लिया होगा अच्छे से। आइसोमेरिज्म क्या है अभी, आइसोमर 2 और मोर कंपाउंड जो सेम केमिकल फार्मूला है बट उनका अरेंजमेंट एटम का डिफर है, तो दे डिफ़र इन 1 और मोर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में डिफ़र होते हैं। आइसोमर को हम पहले स्टीरियो आइसोमर कहते हैं, जिसको ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल कहेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इसको लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन एंड सॉल्वेट। जो स्टीरियो आइसोमर है हैव सेम केमिकल फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट। फार्मूला सेम है पर एलिमेंट की अरेंजमेंट डिफर होती है। स्ट्रक्चर आइसोमर में डिफरेंट बॉन्ड आते हैं, डिटेल अकाउंट इसका देख सकते हैं। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है इसकी सिस एंड ट्रांस, अगर इसके सामने पड़े हैं ऐसे, ये सिस है, अगर ये डायगनली है तो उसको ट्रांस कहेंगे। ये देख सकते हैं, ये सामने है, ये ट्रांस आ गया, ये सिस आ गया। तो दिस टाइप ऑफ द आइसोमर अराइज बाय हेट्रोलिप्टिक कम्प्लेक्स, अगर डिफरेंट जुड़े हैं तो हेट्रोलिप्टिक होंगे। पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट देखे जा सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है इसमें देख सकते हैं 4 और 6 नंबर स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्स में देखा गया है, ये देख सकते हैं इसका। अदर स्क्वायर प्लेन कम्प्लेक्स टाइप जो MABXL है, जेबियर ABXL जो यूनिडेंटेड लाइगेंड है, तो 3 आइसोमर आएंगे, सिस ट्रांस फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। तो यू मे अटैम्प्ट टू ड्रा द स्ट्रक्चर, इसका ड्रा भी आप स्ट्रक्चर कर सकते हो। तो जैसे ये दिया हुआ है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सिस एंड ट्रांस, ये सामने पड़े हैं, सिस हैं, ये ऐसे आ गया ट्रांस। ये फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर, फेशियल इक्वेटोरियल, मेरिडोनियल और फेशियल आपको इक्वेटोरियल एंड पोलर के हिसाब से ऐसे देख सकते हो। दिस टाइप ऑफ आइसोमर अराइज ड्यू टू डाइडेंटेड लाइगेंड LL की बात कर रहा है, ये 9.4 फिगर की बात कर रहा है ये। अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर अकर इन द ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स एंटिटी, जैसे Ma3B3, कोबाल्ट 3 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भी 3 है, ये 3 है, ये 3 है, इसको कहेंगे Ma3B3, यानी ये आपका हेट्रोलिप्टिक है, 3 इसके जो मॉलिक्यूल जुड़े हैं। तो इसमें आ जाएगा फेशियल और मेरिडोनियल, ये सारे एक साइड आ गए ना, ये फेशियल आ गया, ये 2 इधर चले गए, इधर आ गया, ये मेरिडोनियल आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर जो मिरर इमेज होते हैं और वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, इसको मोनोआइसोमर भी कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स और द आइन डैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज आर कॉल्ड कायरल, द टू फॉर्म इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो और लिबो डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। जहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, देखिए ये डेक्स्ट्रो, ये लेबियो, ये राइट साइड है जिसको उसने लेफ़्ट साइड कर दिया, ये राइट साइड है अभी, इसको लेफ़्ट साइड रोटेट कर दिया, ये ऑप्टिकल आइसोमर है। ये भी देख सकते हैं डेक्स्ट्रो एंड लिबियो। सो इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी टाइप ऑफ प्लैटिनम डाइक्लोराइड ओनली द सिस आइसोमर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, ट्रांस नहीं करते। उसके बाद आ गया लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर जो है अराइज इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग यूनी
एम्बीडेंटेड एम्बी दोनों साइड बना सकता है। ये सिंपल एग्जांपल जिसकी हमारे पास आती है थायोसाइनाइड, सल्फर एंड नाइट्रोजन से भी बना सकता है, MnCS MsNS ऐसे। तो इसके जो जॉर्गेंसन थे उन्होंने सच बिहेवियर देखा था कम्प्लेक्स का इसके अंदर, विच इज़ ऑब्टेन्ड एज अ रेड फॉर्म इन विच द नाइट्रेट लाइगेंड बॉन्ड थ्रू द ऑक्सीजन, एंड येलो फॉर्म जिसमें वो किसके थ्रू था, नाइट्रोजन के थ्रू, तो इसको लिंकेज कहते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या कहते हैं, राइज टू इंटरचेंज ऑफ द लाइगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटी ऑफ द डिफरेंट मेटल आयन। एन एग्जाम्पल प्रोवाइडेड बाई, ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो इसमें अमोनिया जो है बॉन्ड टू कोबाल्ट 3 एंड देन Cn एक्टिव टू क्रोमियम 3, तो ये कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। एक साइड बॉन्डिंग हो रही है, यानी कोऑर्डिनेशन जो बना हुआ है कोबाल्ट का वो क्रोमियम के साथ नहीं होगा। उसके बाद आपका आ जाता है स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में अराइज बिन द काउंटर आयन कम्प्लेक्स साल्ट जो है इज इट्स सेल्फ पोटेंशियल लाइगेंड एंड कैन डिस्प्लेस द लाइगेंड विच कैन देन बिकम द काउंटर आयन। जैसे एग्जांपल दी हुई है इसकी, दोनों की जो काउंटर आयन है एक दूसरे में, कोबाल्ट है, अमोनियम 5 है, जहाँ अमोनियम 5 है इसमें सल्फ़र अंदर है, इसमें बाहर है SO4 सल्फेट, ये एक दूसरे के काउंटर आ जाएंगे। सॉल्वेट क्या है, दिस फॉर्म ऑफ आइसोमराइजेशन को हाइड्रेट कहते हैं, वेयर वाटर इज इनवॉल्व, इसके साथ वाटर जो है जुड़ा हुआ होता है। जैसे एग्जांपल है एक्वा कम्प्लेक्स क्रोमियम का है, ये वायलेट है, इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और जो सॉल्वेट इसका आइसोमर है इसमें 5 है, एक बाहर चला गया, ये ग्रे ग्रीन हो जाएगा, पानी के हिसाब से भी हो जाता है। उसके बाद आपकी आ जाती है बॉन्डिंग कैसे है इसमें। बार्नर जो था फर्स्ट था, उसने इसको डिस्क्राइब किया था इसकी बॉन्डिंग, बाय ओनली द सर्टेन एनिमल जो है इसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टी है, बाय द बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मैनी अप्रोचेस इसके लिए आई हुई हैं। इसमें आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये तीनों थ्योरी मैं आपको डिटेल में करवा चुका हूँ, यहाँ भी आपको इसमें ब्रीफ करवा दूँगा। पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो मेटल आइन एटम है या आइन है इन्फ्लुएंस द लाइगेंड वट कैन यूज़ इन N-1D NsP ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया हुआ है, जैसे टेट्राहेड्रल देखना है तो उसमें sp3 स्क्वायर प्लेनल, dsp2 sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिड है, sp3d स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल, ds स्क्वायर pq ऑक्टाहेड्रल। तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देख सकते हो कितने हैं, 4 हैं, इसमें 4 है, कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। तो वेरी सिंपल थ्योरी है, जैसे ये आपको समझा रहा है कोबाल्ट का अमोनिया के साथ, कोबाल्ट 3 है, कोबाल्ट की वैलेंसी कोऑर्डिनेशन देख लीजिए 3 का कैसे बनता है। इसमें 3D में 2 3 4 5 6 है, 4 एंड P खाली है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनानी है, D स्क्वायर sp3। तो इसमें D के 2 लगे हैं, तो इसको इधर जंप कर गया जाएगा D स्क्वायर, इसमें आ गया ना, ये पार्टिसिपेट कर गया D स्क्वायर sp3, तो इसमें अमोनिया के 6 आगे SCJ बनेगा। तो 6 पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म ईच अमोनियम आइन ऑक्यूपाई द 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। सो द कम्प्लेक्स हैज़ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड इट इज़ डायामैग्नेटिक, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें जो कम्प्लेक्स बना है इसमें 3D ऑर्बिटल है, इसको इनर ऑर्बिटल कहते हैं, लो स्पिन है क्योंकि 3D इनर ऑर्बिटल जहाँ काम कर गया है। पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल ये देखिए, इसमें 4D आउटर ऑर्बिटल आएगा, तो इसको आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स और हाई स्पिन कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, इसमें 3D आ गया, 4s आ गया, 4p 4D आ गया, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d स्क्वायर, ये 3D है, ठीक है ना, sp3d स्क्वायर, तो इसमें एक D इन्वॉल्व हो रहा है साथ में, तो आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन का आ गया ये साथ में। और जहाँ भी देख सकते हो जो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स है जिसमें sp आर हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, दिस इलस्ट्रेटेड, जैसे निकल 4 को राइट के साथ शो किया हुआ है, जिसमें sp3 है, ये आउटर ऑर्बिटल है। यानी जब आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो उसमें जो हाई स्पिन बनेगा, इनर में लो स्पिन बनेगा, ये बता चुका हूँ। तो इसमें जो है ईच क्लोराइड जो है डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द कंपाउंड इज़ पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन D में रह गए हैं। इन द स्क्वायर प्लेन कम्प्लेक्स द हाइब्रिडाइजेशन, इसमें dsp स्क्वायर है, निकल टेट्रा साइनाइड में देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसमें आपकी
कितने बनने हैं, डी का एक आएगा, sp2 2 p के, तो ऐसे बनेगा। तो इसमें आपके पास कोई नहीं है इलेक्ट्रॉन फ्री, तो इसलिए ये क्या आ गया आपका डाया मैग्नेटिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है ये आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्रिटिकल स्टडी देखी गई है मैग्नेटिक डाटा की, तो इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में रिवील्ड होता है, जैसे हम अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम देखें, 2 वेकेंट डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल टू ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन विद 4s एंड 4p। जो मैग्नेटिक बिहेवियर है इनका जो है देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिमिलर है। व्हेन मोर देन 3d इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ 3d फॉर ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडेशन नॉट डायरेक्टली अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग के लिए। सो हंट्स रूल के हिसाब से चलता है। सो मैग्नेटिक डाटा एग्री विद द मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग में के स्पेशली विद कोऑर्डिनेशन नंबर कंटेनिंग 3d6। जो d6 है इसमें मैक्सिमम आएगा। होवेवर जब d4 एंड d5 हैं इन आइन में इसकी हाई मैग्नेटिक मोमेंट आएगा विद अनपेड इलेक्ट्रॉन की पूरी सिमेट्री कवर करता है, तो पैरामैग्नेटिक आएगा। जो कहने की बात ये है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने डी स्टेट में है, d3 है, d4 है, 5 है, 6 है, वो इसको शो करेगा। उसके बाद आ जाता है लिमिटेशंस। लिमिटेशन जो है ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ कुछ अजम्पशंस के ऊपर काम करती है। डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा, डज नॉट एक्सप्लेन कलर्ड एग्जिबिटेड, does not give quantitative interpretation of thermodynamic or kinetic stability, does not make exact prediction regarding the tetrahedral and square planar, and does not distinguish between weak and strong ligand। तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ड्रॉबैक है। हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके जो सिग्निफिकेंस है और उसकी लिमिटेशंस हैं आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंडामेंटल थ्योरी बचती है डैट इज़ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। और ये थ्योरी काफ़ी यूज़फुल है फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और द कंपाउंड गिवन बाय द कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या खासियत है। तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच कंसिडर द मेटल लाइगेंड बॉन्ड टू आयनिक अराइजिंग प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटेलिक आइन एंड द लाइगेंड। और इसमें ये क्या बताता है, आयनिक बॉन्डिंग के बारे में बात की जाती है और इसमें दोनों में कौन सी इंट्रैक्शन है, डैट इज़ द मेटल लाइगेंड की आयनिक इंट्रैक्शन। जो लाइगेंड है दे आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ अनाइन और पॉइंट डाइपोल इन केस ऑफ द न्यूट्रल। तो ऐसे बनते हैं, डाइपोल बनती है। जो 5d ऑर्बिटल हैं इन आइसोलेटेड गैसियस मेटल और आइन हैव सेम एनर्जी, दे आर डिजनरेटेड। जब कभी बॉन्डिंग नहीं होती, कोई उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड नहीं आ रहा, उसका क्लोड डिस्टोर्ट नहीं हो रहा, तो उसके जो 5d ऑर्बिटल हैं दे वुड हैव सेम एनर्जी। तो उन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड डीजनरेटिव। तो जो डीजनरेटिव ऑर्बिटल होते हैं दे हैव द इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड द degeneracy is maintained if the spherically जो symmetrical field of the negatively charge जो है surround the metal ion। however when the negatively field is applied to ligand आ जाता है इन complex it become symmetrical and degeneracy is lifted। यानी डी ऑर्बिटल की जो डीजनरेसी है वो ख़त्म हो जाती है जब उसके पास कोई लाइगेंड आता है। इट रिजल्ट इन स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं और डेट इज़ कॉल्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल दो तरह के इसमें कंसेप्ट है। इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी द 6 लाइगेंड आर सराउंड द मेटल लाइन एंड दे विल रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल डी ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लाइगेंड, इनमें रिपल्शन होगी। सच रिपल्शन इज मोर देन द डी मेटल ऑर्बिटल डायरेक्टेड the ligand then it away from the ligand, so the dx square y square and dz square which point toward the axis along the direction of ligand will experience more repulsion and will be raised in the energy। जो ये है इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। बाकी 3 ऑर्बिटल हैं dxy dyz dzx, इसकी जो एनर्जी है ये डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सिस एंड विल बी लोअर एनर्जी, यानी जो एक सेट है वो हायर एनर्जी का हो जाएगा, एक लोअर एनर्जी का हो जाएगा। सो द डीजनरेसी डी ऑर्बिटल की रिमूव हो जाती है क्योंकि जो लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन है मेटल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन आ जाती है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टू जील्ड द
3 ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी, इसमें लोअर एनर्जी के 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, डेट इज़ द T2G सेट एंड द 2 ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी EG। जिसकी एनर्जी हायर होगी उसके मैंने आपको बता दिया DX² Y² एंड DZ²। इसकी ज़्यादा एनर्जी है, इसको हम कहेंगे EG। जो आपके DXY YZ एंड DZX है, इसको हम कहेंगे T2G। सो ऐसे स्प्लिटिंग हो जाती है। और ये जो स्प्लिटिंग होती है इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड इन द क्रिस्टल फिल्ड ज्योमेट्री, और इसको क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। सो एनर्जी सेपरेशन जो है इसको डेल्टा नोट से कहते हैं। सो द एनर्जी बिटवीन टू जो EG ऑर्बिटल विल इंक्रीज बाय 3/5 एंड 3 की जो डिक्रीज़ होगी 5/2। ठीक है। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी है डेल्टा O है, डिपेंड ऑन द फील्ड प्रोड्यूस बाय लाइगेंड एंड चार्ज इन द मेटल, इसके ऊपर डिपेंड करती है। एंड द लाइगेंड आर एबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड इन केस ऑफ स्प्लिटिंग विल बी लार्ज वेयर एज अदर विल बी वीक फील्ड, अगर स्प्लिटिंग कम होगी। यानी जिसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड बनेगा, जिसमें कम हो ज़्यादा होगी कम होगी इसमें कम बनेगा। सो इन जनरल द लाइगेंड कैन बी अरेंज इन सीरीज और देयर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वो स्प्लिटिंग करवाएगा। तो ये नॉर्मली लाइगेंड दिए हुए हैं विद एग्जांपल जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देते हैं। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। तो ये यहाँ स्प्लिटिंग दिखाई हुई है, जो डी जनरेटर D ऑर्बिटल्स है। जब यहाँ पे लाइगेंड मेटल के साथ अप्रोच कर रहा है लाइगेंड, तो इसमें दो में स्प्लिटिंग होगी, हायर एनर्जी एंड लोअर एनर्जी। जी हायर एनर्जी का है जो T2G लोअर सेट के 3 ऑर्बिटल हैं, जो 2 ऑर्बिटल ज़्यादा एनर्जी के हैं। इसमें जो डिफरेंस होगा 5/3, इसका होगा 2/5। ऐसे स्प्लिटिंग हो जाती है। सो ये जो सीरीज़ दी हुई है, 1 सेकेंड, सच ये सीरीज़ इस टर्म एट द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं इसको। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड सीरीज़ है ऑन द absorption of light by complex with different ligand. So let us assign the electron in the d orbital of metal ion in octahedral entity. Obviously the single d orbital occupy one of the lower energy T2G and a D2 and D3 configuration entity. जो d इलेक्ट्रॉन है occupy T2G orbital singly in accordance with Hunt solute, and D4 जो है 2 possible pattern बन जाते हैं इसके। The fourth electron could either be enter T2G level with pair and existing electron, and it could avoid the paying the price of pairing by occupying the EG level, यानी T2G में जा सकता है, EG में जा सकता है, जो D4 है। Which of these possibility जो आती हैं depend on the relative magnitude of crystal field। तो स्प्लिटिंग कितनी लाइगेंड कराता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ बताया गया अगर जो एनर्जी है लेस देन P है, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की एनर्जी से कम है और द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर EG ऑर्बिटल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2T 3 EG1 ऐसे बन गए। लाइगेंड इसकी कम है तो इसको हम कहेंगे वीक फील्ड, और इसकी होगी हाई स्पिन। अगर ज़्यादा है तो इसमें हाई स्पिन हो जाएगी, तो वो किसके होगा लो स्पिन का होगा। तो इसमें फील्ड ज़्यादा होगा, स्पिन लो होगी, तो ये लो स्पिन बनेगा, ये हाई स्पिन बनेगा। अगर P से कम वैल्यू है तो ये कौन सी बनेगी हाई स्पिन बनेगा, P से ज़्यादा है तो लो स्पिन बनेगा। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो इसको D ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, आगे टेट्राहेड्रल की है। इन टेट्राहेड्रल जो एंटिटी फॉर्मेशन ऑफ D ऑर्बिटल दिखाई हुई है, तो सिमिलर है इसमें फॉर द सेम मेटल सेम लाइगेंड एंड मेटल लाइगेंड जो डिस्टेंस है इट कैन बी शोन बाय 4/9। कंसिक्वेंटली द ऑर्बिटल जो स्प्लिटिंग एनर्जी आर नॉट sufficiently large for forcing pairing and therefore low spin configuration are rarely observed. So G जो substrate है used for octahedral and square planar complex which have the entire symmetry. Since the tetrahedral complex जो है lack symmetry, तो G substrate is used here. तो tetrahedral के लिए G को यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ क्या आ गया आपका E and T2, तो ऐसे इसको लिखा जाता है। यानी उसमें हमने क्या किया था T2G, उसमें EG था, इसमें आ गया T2 and E। तो इसमें कौन सा बन गया ऊपर बन गया DXY DYZ DZX, इसके नीचे आ गए DX² Y² Z²। तो एवरेज एनर्जी और स्प्लिटिंग यहाँ आ गई, फिर यहाँ पे पूरी स्प्लिटिंग हुई है। ये इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल है, ये इन केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट राइज होता है डेट इज़, यानी जो आपके टेट्राहेड्रल होते हैं वो हमेशा हाई स्पिन के ही बनते हैं, ये आपने याद रखना है। अब कलर की बात कर रहा है, कलर में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन का काफ़ी रोल है। तो मोस्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल की वाइड रेंज ऑफ कलर
दिस मीन डैट द सम ऑफ द विजिबल जो स्पेक्ट्रम इन बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द वाइट लाइट एंड पजासिस थ्रू द सैंपल, लाइट फिर मर्ज कर जाती है इन नो लॉन्गर वाइट, द कलर ऑफ द कम्प्लेक्स कम्प्लीमेंट्री टू डैट इज़ ऑब्जर्व्ड। द कम्प्लीमेंट्री कलर जो है इसमें आ जाता है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो मिट होती है। तो यहाँ देख सकते हो वेवलेंथ कितनी ऑब्जॉर्व कर रहा है कम्प्लेक्स, और कलर कितनी लाइट ऑब्जॉर्व करता है, तो कौन सी लाइट की एमिट आती है। तो ऐसे जो ऑब्जॉर्व करेगा लाइट उससे रेसिप्रोकल लाइट आएगी। इस टेबल से आप इसको याद कर सकते हो। सो कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ क्रिस्टल फील्ड। कंसिडर द एग्जांपल ऑफ द टाइटेनियम हेक्सा एक्वा जो कम्प्लेक्स है वायलेट कलर है, इट इज़ एन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है D1। इन द मेटल D इसमें T2G लेवल जो ग्राउंड स्टेट कम्प्लेक्स, नेक्स्ट हायर लेवल अवेलेबल इन EG। इफ द लाइट corresponding to energy blue green region is absorbed by complex, it would excite the electron from T2G to EG। ऐसे एक्साइटेशन हो जाएगी। सो कम्प्लेक्स जो है वायलेट कलर का आ जाएगा। सो द क्रिस्टल फील्ड जो है थ्योरी एट्रीब्यूट द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्पैक्ट इन द DD ट्रांजिशन। सो DD ट्रांजिशन के सहारे से ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये कलर के बारे में हमें बता देती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड इससे ऐसे कलर आएगा, देख सकते हो ग्राउंड स्टेट है, इसमें एनर्जी इमिट कर रहा है हाई स्टेट की एक्साइटेड स्टेट में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डैट द एब्सेंस ऑफ द लाइगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती नहीं है। सो द सब्सटेंस इज कलरलेस। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ वाटर इसमें करे जाए हीटिंग से कलरलेस आ जाएगा। एंड हाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है वाइट है, बट जब इसमें पानी आएगा ब्लू कलर का होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइगेंड इन कलर कम्प्लेक्स जो है इलिस्ट्रेटेड किया जाता है इस एग्जांपल से, विच इन फॉर्म निकल क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर। इफ़ द डाइडेंटेट लाइगेंड जो है इथेन 1,2 डाइमाइन जो प्रोग्रेसिवली एडेड हो जाता है इन रेशो में, तो कलर इस हिसाब से आपके बन जाते हैं। ये कलर आप देख सकते हो। तो लाइगेंड का ही रोल है, अगर स्प्लिट लाइगेंड नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा। सो कलर ऑफ सम जेमस्टोन का भी आप देख सकते हो, इसी के ऊपर ही बेस्ड है। रबी जो हैं आपके जो प्रीसियस आपके स्टोन्स होते हैं। लिमिटेशंस क्या है, जो क्रिस्टल फील्ड मॉडल है थ्योरी है सक्सेसफुल है फॉर्मेशन ऑफ कलर कम्प्लेक्स के बारे में बता देता है, पर फ्रॉम द अजम्पशन दैट द लाइगेंड एट द पॉइंट चार्ज एंड इट फॉलो द अनाइनिक लाइगेंड शुड एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट। तो अनाइनिक लाइगेंड एक्चुअली फाउंड इन द लो एंड ऑफ द इलेक्ट्रोस्पेक्टिव सीरीज, फर्दर इट डज नॉट टेक इन अकाउंट द कोवलेंट करेक्टर, यानी ये सिर्फ उसका ही करेक्टर लेती है, डैट इज़ द आयनिक करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर को इग्नोर करती है। उसके बाद है बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनाइल। जो होमोलिप्टिक जो कार्बोनाइल हैं जिसमें कार्बोनाइल लाइगेंड है फाउंड बाय मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, दीज कार्बोनाइल हैव सिंपल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हैं। जैसे टेट्रा कार्बोनाइल निकल है 0, इट इज़ टेट्राहेड्रल है। पेंटा जो है इट इज़ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। हेक्सा जो है ऑक्टाहेड्रल है। जो डेका कार्बोनाइल डाइमिथाइल मैग्नीज 0 have the 2 square pyramidal MnO5 CO5 unit joined by MM bond। जो octa carbonyl cobalt है has CO bond bridge by 2 CO group। तो ऐसे जो कार्बोनाइल के बारे में उसकी थोड़ी यूनिक सी बॉन्डिंग है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कैटिनेशन है, इसलिए इसको शो किया गया अलग से। ये टेट्राहेड्रल बनेगा, ये ट्रिगोनल पिरामिडल बनेगा, ऐसे है। सो जो मेटल जो कार्बन बॉन्ड है इन द मेटल कार्बोनाइल पोजेसिस द सिग्मा एंड पाई करेक्टर। MC सिग्मा बॉन्ड बनता है बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनाइल कार्बन into the vacant d orbital, and MC pi bond is formed by donation of the pair of electron from the filled d orbital to metal into vacant anti bonding d orbital of carbon monoxide। यानी कार्बन मोनोक्साइड के अगर वेकेंट एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो वो क्या बनेगा आपका पाई बॉन्ड, अगर बॉन्डिंग में डी के जाएगा मेटल के तो क्या बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे इसका दिखाया गया है, डेट इज़ का सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिग्मा एंड पाई इकट्ठे बन रहे हैं। सो मेटल टू लाइगेंड बॉन्डिंग जो इसमें बन जाती है, सिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट होता है, इससे जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है। स्टेबिलिटी कम्प्लेक्स की, स्टेबिलिटी ऑफ द कम्प्लेक्स जो बनते हैं रेफर टू द डिग्री ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीसीज इन्वॉल्व इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कितना बनता है इसमें, डैट अफेक्ट हेयर। सो देन द लार्जर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट हायर विद द प्रोपोर्शन ऑफ ML
जो आपका 4 है डेट एग्जिस्ट इन सोल्यूशन। जो फ्री मेटल आयन है रेयरली एग्जिस्ट इन सोल्यूशन, तो M यूजली सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विच विल compete with the ligand molecule L and successively replaced by them। फॉर सिंप्लिसिटी हम ऐसे इसको लिख लेते हैं। सो यहाँ इसके कांस्टेंट आगे K1 K2 Kn इसे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ओवरऑल कांस्टेंट इसका बीटा होगा, तो बीटा ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए एक स्टेबिलिटी कॉन्फिशेंट है वो अफेक्ट करता है ऐसे। इफ़ वी टेक द कॉपर अमोनियम आइन द फॉलोइंग स्पीसीज विल बी फाउंड स्टेप वाइज ऐसे बनेगी, इसके कांस्टेंट दिए हुए हैं। सो एडिशन ऑफ द 4 अमाइन ग्रुप टू कॉपर शो द पैटर्न फाउंड इन द मोस्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो ऐसे कांस्टेंट बनेगा। यानी इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट और द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट। यानी जो फॉर्मेशन कोफिशिएंट बीटा है उसके ऑपोजिट भी आता है, अगर एंटी बॉन्डिंग होगी तो डिसोसिएशन बनेगा। यानी कौन सा कोफिशिएंट ज़्यादा होता है वो उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब इनकी यूजेस क्या है इन कंपाउंड की, ब्रीफ में ये पेपर में बताया हुआ है। इसका रोल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस में काम आते हैं। कलर रिएक्शन बाय मेटल आयन विद द नंबर ऑफ लाइगेंड, जैसे चिलेटिंग लाइगेंड है, एज ए रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड फॉर्म द बेसिस फॉर डायरेक्ट डिटेक्शन एस्टिमेशन ऑफ क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेशन मेथड। जैसे रिएजेंट हैं EDTA हैं, DMG है, ये यूज़ किए जाते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव की जाती है बाय सोडियम EDTA, कैल्शियम मैग्नीशियम, इससे सबको कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस जो मेटल की हैं जैसे सिल्वर गोल्ड की है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन से ही बनती हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कैन बी अचीव्ड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे इम्प्योर निकल है, इसको इसमें कन्वर्ट कर जाता है, जिसको बाद में ये निकल में कन्वर्ट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस है इन बायोलॉजिकल सिस्टम। आपको पिगमेंट में मिलेगा, हीमोग्लोबिन में, विटामिन में मिलेगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इनकी कमी से जो एनीमिया वगैरह हो जाता है, काफ़ी डिसऑर्डर्स हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, को फैक्टर की तरह भी काम करता है, को एंजाइम की तरह। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज़ इन कैटलिस्ट फॉर मैनी इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए, जैसे रोडियम कम्प्लेक्स है, विल्किंसन कैटलिस्ट है, इसको कहते हैं यूज़ इन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। आर्टिकल कैन भी इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं, जैसे सिल्वर एंड गोल्ड की इसके साथ स्ट्रॉन्गली हो जाती है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है इसका, जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड का सोल्यूशन है। देयर इज़ ए ग्रोइंग इंटरेस्ट इन यूज़ ऑफ द चिलेट थेरेपी इन मेडिसिन इंडस्ट्री, जैसे ट्रीटमेंट प्रॉब्लम कोज बाय प्रेजेंस ऑफ मेटल, टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसके साथ कम्प्लेक्स बनेगा और टॉक्सिक मेटल को निकाल सकते हैं। और सिस्प्लेटिन जो है ये कैंसर में यूज़ की जाती है। तो लास्ट में वी हैव द समरी, थोड़ी देर इसको रीड कर लीजिए, हेल्पफुल फॉर यू। तो उसमें आपको मैंने बताया है इसकी कैटेगरीज़ का नोमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन नंबर, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है, आइसोमराइजेशन के टाइप बताए हैं, थ्योरीज जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है, कैसे इसको अफेक्ट करती है। तो जो कार्बोनाइल की अलग से ज्योमेट्री बताई है और लास्ट में इसका यूजेस बताए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो काफ़ी टाइम से हम कह रहे थे इसको कंप्लीट करने के लिए, तो आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है इस बुक में, ब्रीफ है, प्रिसाइज दी हुई है, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर कमिंग फॉर द वीडियो, and now by completing this we will move on for the another topics. Stay tuned for more and more video. Thank you.